अच्छा जी, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट में चला गया। आवाज क्लियर है बाकियों को? ठीक है जी, शुक्रिया। ठीक है जी, तो हमारा करंट अकाउंट हमारा डिफिसिट में चला गया, यहाँ तक करंट अकाउंट। अब हमारे पास कैपिटल या फाइनेंसिंग अकाउंट्स। ठीक है जी, अब आप देखें हमने जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया, जो हमने उधर सेटअप्स लगाए, उससे हम प्लस में आए। जो पाकिस्तान में गौरव ने जो सेटअप लगाई थी, ठीक है ना, उसको माइनस करके जो भी फिगर आएगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इज्यूम कर लेते हैं कि हमने जो सेटअप लगाई थी उससे हमें फायदा हुआ फॉर एग्जांपल 8 मिलियन का, जस्ट इज्यूम दैट, या 8 बिलियन का फिगर 8 बिलियन में। लेकिन जो गौरव ने पाकिस्तान में सेटअप लगाई, उसने आगे जाके इधर फैक्ट्री सेटअप वगैरह शुरू किया, तो उसने हमसे 4 मिलियन लेके गए, तो नेट हम सरप्लस में रहे। ठीक है जी, तो ये कैलकुलेशन, ये नेट फिगर है। इसका मतलब ये है कि हमने टोटल इतनी कमाई बाहर से फैक्ट्री वगैरह ऑपरेशन करके, ठीक है जी, और उसने जो इधर सेटअप लगाया पाकिस्तान में, उसकी इनकम इतनी हो गई 4, तो नेट कितनी हुई? +4। क्लियर जी? अच्छा, नेट बैलेंस ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अगर हमने जो एसोसिएट्स वगैरह में जो सेटअप्स एसोसिएट में जो इन्वेस्टमेंट की है, वो भी हमारे पास प्लस में आ गई। वो ऐसी कंपनियों में हमने इन्वेस्टमेंट की जिसमें हमारे 50% से कम शेयर्स थे, तो उसमें भी हमें फायदा हुआ और वो +5 में आ गए। नेट बैलेंस ऑफ शॉर्ट टर्म एंड बैंकिंग फ्लोज, नेट फ्लो ऑफ फ्रॉम द विद इन द कंट्री। अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि विद इन द कंपनी, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की कम टाइम के लिए, तो हमने कम इन्वेस्टमेंट की, जबकि उन लोगों ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान में, तो ये हम -3 में चले गए। ठीक है जी, बैलेंसिंग आइटम ये आ जाएगी, इसको भी जरा आप जमा कर ले, तो +4 +9 ये हो गया, इसको जरा आप जमा कर दे, +4 +5। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया 9 9। ठीक है, ये बैलेंसिंग आइटम +4 प्लस ये हो गया +9 -3 6 +2, ये बैलेंसिंग आइटम। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग इन डेटा, ये +2 इसको देख लेता हूँ। ठीक है जी, 0 आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो ये नेट एरर एंड ओमिशन हो गया 17 और ये +9 हो गया -2 6 +2 8। ठीक है जी, अच्छा, ये नेट एरर एंड ओमिशन है, ये वाला फिगर। ठीक है जी, अब आप देखिए करंट अकाउंट में हमारे पास ये नेट एरर एंड ओमिशन किताबों में होता है, रियल टाइम टर्म में इस तरह नहीं होता। ये हमारे पास है 17। ठीक है जी, करंट अकाउंट से हमारे पास आया था -17, जबकि कैपिटल अकाउंट से अगर 4 + 5 9, 9 से आप 3 माइनस कर ले, ठीक है जी, तो 6 से आप 6 के साथ आप +2 कर ले, तो 8। ठीक है ना, तो ये बैलेंसिंग जो आइटम्स होते हैं ना, ये नॉर्मली नेट एरर एंड ओमिशन के थ्रू। सो नेट एरर एंड ओमिशन नॉर्मली ये बुकिश में होता है, रियल टर्म में इस तरह इसकी कोई इंप्लीकेशन नहीं होती। ठीक है, तो -17, ठीक है जी, और +8, इनसे हमारे पास आएगा -9। ठीक है जी, सो -9, इसका मतलब है कि हम नेट डिफिसिट में -9 में चले गए। ओवरऑल हमारे पास जो नेट डिफिसिट है, नेट डिफिसिट ओवरऑल हमारे पास हम 9 में चले गए। तो अब हमने इस डिफिसिट को किस तरह पूरा करना होगा? या तो हम गोल्ड सेल कर लेंगे, ठीक है ना, या हम किसी और बैंक से लोन लेके, अगर हमारे पास गोल्ड या रिजर्व नहीं पड़े, ठीक है, तो वो किसी और बैंक या वर्ल्ड बैंक या IMF से लेके या किसी और सेंट्रल बैंक से लेके
उसको ये पेमेंट कर लेंगे और ये हमारे पास प्लस आ जाएगा। तो इधर जो नेट फिगर आई थी -9, -9 + 9 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। तो इसको हमने नेट बैलेंस 0 ही करना है। क्लियर जी। तो ये बैलेंसिंग आइटम हमारे पास जो है ये हमारे पास नेट एरर एंड ओमिशन के थ्रू आता है। क्लियर जी। तो डेटा में एरर भी हो सकता है ना, कोई अप्स एंड डाउन होते हैं, जिस तरह हमारे पास वो एक एडजस्टिंग जेबी होती है, या हमारे पास इस तरह वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो कोई ऐसी चीज जो हमें अभी ना मिले, ठीक है, तो हम वो रिकंसाइल करने के लिए वो ले लेते हैं। तो इधर भी ये हमारे पास वो चीज है। क्लियर। तो ये था आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, उसने लिखा भी रिफ्लेक्टिंग एरर एंड डेटा। तो अगर डेटा में एरर ना हो तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं होगी। क्लियर जी। तो जी यहां तक पूछे शाबाश। जी शाबाश पूछे। तो अगर सवाल में वो आपको एरर लगा था कि एरर एंड ओमिशन ये चीज है ना, तो फिर आप लोगों ने इधर लिखना है। तो सेम जिस तरह आपकी बैलेंस शीट के दोनों साइड टैली होनी चाहिए, इस तरह ये भी 0 के बराबर आना चाहिए। जी आगे कोई सवाल है तो पूछे, वरना फिर मैं आगे मूव कर लेता हूँ। ठीक है। तो वो कहते हैं कि यार अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट में हो तो फिर क्या करना होगा, और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में हो तो फिर आप लोगों ने क्या करना होगा। तो काइंडली इसको आप पढ़ लें। एक होता है TOT, टर्म ऑफ ट्रेड। तो इसका मतलब ये कि 3 तरह की टर्मिनोलॉजी है। एक है BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक है BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और एक है TOT, टर्म ऑफ ट्रेड। ठीक है जी। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड तो आप पढ़ चुके हैं, गुड्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स थोड़ा सा वास्ट टर्म है बैलेंस ऑफ ट्रेड के, कि जिसमें गुड एंड सर्विसेज दोनों की इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जबकि टर्म ऑफ ट्रेड जो हमारे पास है, ये हमारे पास कंपैरिजन बताता है इंपोर्ट्स की प्राइस का और एक्सपोर्ट की प्राइस का। इसका मतलब ये है कि ये इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट की प्राइस के दरमियान एक रेशो हमें बताता है। इज्यूम कर लेते हैं कि हम जो चीज एक्सपोर्ट करते हैं उस एक्सपोर्ट की प्राइस 2 रुपए है, और अगर हम जो चीज इंपोर्ट कर लेते हैं उसकी प्राइस 1 रुपए है। तो ये हमें रेशो बताता है एक्सपोर्ट की प्राइस का और इंपोर्ट्स की प्राइस का। क्लियर जी। या इसके अपोजिट भी हो सकता है कि जो चीज मैं एक्सपोर्ट करता हूं उसकी प्राइस 1 है, जो मैं इंपोर्ट करता हूं उसकी प्राइस 2 है। तो दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एक्सपोर्ट प्राइस टू इंपोर्ट प्राइस। तो इट मींस कि ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्राइसेस, ये मैं अब बता दूं कि और आज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, बल्कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की प्राइसेस की बात कर रहा है। पर यूनिट्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की गुड्स की प्राइस की बात करता है। ठीक है जी। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने 200 यूनिट्स एक्सपोर्ट किए हैं और प्राइस 2 रुपए है, तो इसका मतलब है कि हमने ओवरऑल एक्सपोर्ट कितने की 400 रुपए की। क्लियर जी। और इसी तरह अगर एज्यूम कर लेते हैं कि हमने 200 यूनिट्स इंपोर्ट की और प्राइस उसकी 1 रुपए है, तो ये 200 रुपए। ठीक है जी। लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि अगर एक्सपोर्ट की प्राइस ज्यादा हो तो हम एक्सपोर्ट भी ज्यादा की हो, हमने ये नंबर ऑफ यूनिट्स भी एक्सपोर्ट ज्यादा किए हो। ये हमें एफिशिएंसी के बारे में नहीं बताता, किसी भी इकोनॉमी की एफिशिएंसी के बारे में नहीं बताता। हो सकता है कि गुड्स की एक्सपोर्ट की प्राइस ज्यादा हो, ठीक है जी, लेकिन हमने कम यूनिट एक्सपोर्ट की हो, ये भी मुमकिन है। ये भी मुमकिन है कि हमने इंपोर्ट की प्राइस कम है लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स हमने ज्यादा इंपोर्ट की हो।
तो ये हमें किसी भी मुल्क की एफिशिएंसी के बारे में नहीं बताते, बल्कि हमें सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स की गुड्स की पर यूनिट की प्राइस के मुतालिक बताता है। तो इसको कहते हैं टर्म ऑफ ट्रेड। जी यहां तक कोई सवाल? तो टर्म ऑफ ट्रेड के बारे में फिर आप कर ले, ये था। क्लियर है जी? अब हम आ जाते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि करंट अकाउंट क्यों डिफिसिट में होता है, इसकी वजूहात क्या है। इसको आप भी लिख लो, नोट कर लो। ये इस चैप्टर का मतलब क्रिटिकल सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जी ये, कि करंट अकाउंट क्यों डिफिसिट में होता है और इसको अब करेक्ट किस तरह करना होगा। कि अगर करंट अकाउंट आपका डिफिसिट में चला भी गया तो भाई उसको हम करेक्ट किस तरह करेंगे। तो करंट अकाउंट आपका देखो किस तरह डिफिसिट में चला गया, इसका मतलब ये है कि आपने इंपोर्ट ज्यादा किए और आपने एक्सपोर्ट कम, और ये आपका करंट अकाउंट डिफिसिट में चला। भाई इसकी वजूहात क्या है, तो वो वजूहात हम पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, कि आपका करंट अकाउंट क्यों डिफिसिट में जाता है और इसको करेक्ट यानी सही किस तरह करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जी ये। और ये क्योंकि आजकल का हॉट इशू भी है, तो आप इसको अगर ये लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया तो इस दफा इसके चांसेस अगर इस चैप्टर से सवाल उठाएगा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। एक्सचेंज रेट, जे कर्व, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर के। हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यार लोगों के पास पैसा ज्यादा है। हाई इनकम इलास्टिसिटी डिमांड का क्या मतलब है फॉर इंपोर्ट्स, कि जैसे जैसे लोगों के पास पैसा ज्यादा होता जाता है वो ज्यादा ज्यादा इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो वो अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को कम परचेज करेंगे और इंपोर्ट्स ज्यादा करेंगे। तो भाई जब इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, ठीक है ना, इंपोर्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी तो हमने पेमेंट ज्यादा करनी होगी, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट तब डिफिसिट में जाता है जब आपकी इंपोर्ट आपकी एक्सपोर्ट से ज्यादा होगी। तो जब लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो वो हाई डिमांड करेंगे इंपोर्ट्स के लिए, और जिसकी वजह से आपका करंट इंपोर्ट ज्यादा होगी और आपका करंट अकाउंट डिफिसिट में चला जाएगा। लॉन्ग टर्म डिक्लाइन इन द मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल, भाई हमारे मुल्क की अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो लोगों के लिए चीजें प्रोड्यूस कर ले। काफी टाइम से हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो या तो बंद है या उसमें वो पोटेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है कि लोगों की डिमांड को फुलफिल कर ले। लोगों की डिमांड के लिए तो लोग ऑटोमेटिकली, जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग से आपकी डिमांड फुलफिल नहीं होगी तो आप बाहर से चीजें इंपोर्ट करोगे। जब आप बाहर से चीजें इंपोर्ट करोगे तो आपकी इंपोर्ट ज्यादा होगी, इंपोर्ट ज्यादा होगी तो आप पेमेंट ज्यादा करोगे। जब आप पेमेंट ज्यादा करोगे तो आपका करंट अकाउंट डिफिसिट में चला जाएगा। चेंज इन कमोडिटी प्राइसेस, भाई जब आप ज्यादा इंपोर्ट करने की कोशिश करोगे तो उधर इंपोर्टेंट भी आपके लिए प्राइस हाई रखेगा। तो जब वो आपके लिए प्राइस हाई रखेगा तो इसका मतलब ये कि इंपोर्ट्स की प्राइस हाई होगी तो आप पेमेंट ज्यादा करोगे तो आपका करंट अकाउंट डिफिसिट में चला जाएगा। ठीक है जी, तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपका करंट अकाउंट डिफिसिट में चला जाता है। अब आप पूछे शाबाश अपने अपने सवाल। जी अजहर, सलमान, खाकान, शाबाश, इकरम, सबा। सी। अब करेक्ट टू मैयर, भाई अब हम इसको करंट अकाउंट तो हमारा डिफिसिट में चला गया, अब हम इसको करेक्ट किस तरह करें। एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन, एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन या इसको कहते हैं एक्सचेंज रेट डीवैल्यूएशन। इसका मतलब यह है कि आप अपनी करेंसी की वैल्यू को गिरा दो
ठीक है ना। जब आपकी करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी तो आपके इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। देखिए करेंसी की डिवेल्युएशन या करेंसी के डिप्रिसिएशन के नुकसानात भी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो एडवांटेज है वो ये कि आपकी जो इंपोर्ट्स होते हैं ना, जब आपकी करेंसी गिरती है तो उससे आपके इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं और आपके एक्सपोर्ट्स चीप हो जाते हैं। ठीक है, तो जब इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव होंगे, जब लोग देंगे कि इंपोर्ट तो एक्सपेंसिव हैं, ठीक है, तो वो फिर इंपोर्ट्स नहीं करेंगे। और एक्सपोर्ट किस तरह चीप होंगे? फॉर एग्जांपल $1 बराबर है 170 रुपए की। तो आज आप तो इधर 170 में वो प्रोडक्ट्स बनाओगे, लेकिन जब आप बाहर भेजोगे तो गोरों के लिए उसकी प्राइस $1 ही होगी। तो $1 फॉर देम इज नथिंग, उनके लिए $1 कोई मानी नहीं रखते। आपने तो 170 के बनाए हैं, लेकिन उसके लिए वो क्या है? $1। ठीक है ना। तो जब आपकी करेंसी की वैल्यू गिरेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी एक्सपोर्ट चीप हो जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में। तो जब आप अच्छी क्वालिटी की और चीप प्रोडक्ट बनाओगे तो ऑटोमेटिकली वो आपकी प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे। जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड करें तो आपके एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे। इसकी उन्होंने एक मिसाल दी है। मैं आपको यहाँ से एक्सचेंज रेट डिपेंड कि वो किस तरह से आपकी एक्सपोर्ट चीप हो जाती है। इफ द कार ऑफ ए प्राइस इज कॉस्ट दुमरा, 40,000 रुपए उसकी प्राइसेस हैं, एंड द एक्सचेंज रेट इज इज 1:4। इसका मतलब है कि $1 पाकिस्तानी 4 रुपए के बराबर है। दिन द कार वुड कॉस्ट $10। ठीक है, टू समबडी बाइंग इन द यूएस। अगर आपने पाकिस्तान में एक कार 4,000 की बनाई है और $1 4 रुपए के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली वो कार यूके में या यूएसए में $10,000 की होगी। क्लियर जी। फॉर एग्जाम्पल आप 40,000 को जो आप रुपीज हैं इसको आप 4 पे डिवाइड कर लो तो आपके पास 10,000 रुपए आ जाएंगे। ठीक है जी। लेकिन अब हालात इस तरह हुए कि बाय डिप्रिसिएटिंग द एक्सचेंज रेट से ये कितना हुआ 15। क्लियर जी। अब पाकिस्तानी करेंसी मजीद गिर गई, मजीद डिवेल्यू हो गई। पहले $1 4 रुपए के बराबर था, अब $1 5 रुपए के बराबर है। तो अब उसकी प्राइस कितनी होगी? अब आप 40 को 5 पे डिवाइड कर लो तो उसकी प्राइस हो जाएगी 8,000 रुपए। तो वो इंटरनेशनल मार्केट में मजीद गिर जाएगी उसकी प्राइस। ठीक है, तो अब 40 को 5 पे डिवाइड करो तो 8,000 रुपए आ जाएंगे। क्लियर जी। तो आपने अपनी करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू कर दी। ठीक है जी, उसकी डिवेल्युएशन की वजह से वो आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में मजीद चीप हुआ, मजीद सस्ता हुआ, अनलेस एंड अनटिल कि उसकी क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज ना हो। तो जब अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हो और आपने अपनी करेंसी डिवैल्यू करके उसको मजीद सस्ता कर लिया तो लोग इंटरनेशनल मार्केट में आपके गुड्स की डिमांड करेंगे, आपकी प्रोडक्ट्स की डिमांड करेंगे और ऑटोमेटिकली आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएंगी। तो एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन से या एक्सचेंज रेट डिवेल्युएशन से इस तरह आपकी एक्सपोर्ट जब ज्यादा होंगी और इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। अब इंपोर्ट किस तरह महंगे होंगे वो भी मैं करवा दूंगा। इंपोर्ट्स महंगे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका करंट अकाउंट डिफिसिट से निकल जाएगा। तो इस एग्जांपल में आपको कोई कंफ्यूजन कि किस तरह की करेंसी डिप्रिसिएशन या डिवेल्युएशन से आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स सस्ते और महंगे होते हैं। जी, तो ये एग्जांपल क्लियर है।